ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम एक मुलाकात में। और आज इस मुलाकात के सफ़र में एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत को आपसे रूबरू करवाएंगे, उनसे डेवलपमेंटल सिनेरियो और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि इनकी जो सियासत का आगाज़ है वो घर में बहुत पहले का हुआ था। यानी इनके फोर फादर्स या ग्रैंड फादर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़े थे। और यही वजह है कि उस घर के चश्म चराग इस जम्मू कश्मीर विधानसभा जो अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पर वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इस वक्त जो स्टेट में बड़ी अपोजिशन पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में, उसके एक एक्टिव और सीनियर मेंबर्स में माना जाता है उन्हें। और हमारा जो मुद्दा व मकसद है आज के गेस्ट का वो है जनाब गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर गुलिस्तान के साथ बात करने के लिए हामी भरी। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके घर की ओर अगर हम देखें तो कांग्रेस की ओर काफ़ी रुझान आपके पूरे घर का रहा है। और फिर आपके ग्रैंडफादर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, डिस्पाइट ये कि कांग्रेस के साथ वो उस वक्त चले जब रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नाम लेना भी काफ़ी मुश्किल था। तो किस चीज़ ने उस वक्त आपको पता होगा कि क्या रहा था मुहरिकात कि आप बजाय नेशनल ये स्टेट पार्टी ज्वाइन करते, आपके वालिदैन ने, और फिर आपने भी बहुत देर तक कांग्रेस का ही हाथ थामा। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे मरहूम हाजी मोहम्मद सिद्दीक लोन, मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ कि कश्मीर वैली में फर्स्ट जो मेंबर बना कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, वो मेरा ग्रैंडफादर। अब मैं बहुत छोटा था। और जो आपने सवाल किया कि उन्होंने रीजनल पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की, उन्होंने वो नेशनल पार्टी क्यों ज्वाइन की, उसमें एक बात ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने बहुत पहले से देखा था क्या रवैया रहा है। और जब भी ये हिस्ट्री है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब भी ये इक़्तिदार में आए हैं, चाहे ये 53 से पहले हो या 53 के बाद हो, तो जब जब ये सरकार में आए, इक़्तिदार में आए, तो इन्होंने लोगों को जुल्म के बगैर कुछ नहीं किया। उन दिनों ज़्यादा ये जब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे उन दिनों, ये मैंने सुना है, मैं बहुत छोटा था, अपने ग्रैंडफादर से सुना है कि इक़्तिदार में आते ही शेख साहब ने गाँव वालों से, जो हमारे दिही इलाकों में रहते हैं लोग, उनसे मुजवजा हासिल करना शुरू। उसके खिलाफ मेरे ग्रैंडफादर ने आवाज़ उठाई उस टाइम। तो वो सिलसिला चलता गया। तो इट वाज 1965 में वो पहले मेंबर बन गए कांग्रेस। उसके बाद मेरे फादर साहब, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, बाद में वो भी MLC बन गए सादिक साहब के टाइम में। सिलसिला चलता गया तो मैं भी कांग्रेस के साथ वाबस्ता रहा। 76 में मैं पहली बार एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया और मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, यूथ विंग। उसके बाद 1996 में मैंने इलेक्शन भी लड़ा कांग्रेस की टिकट पे। और 99 में 28 जुलाई 99 मुफ्ती साहब ने फैसला किया कि हम एक रीजनल पार्टी बनाएंगे। और मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फाउंडर मेंबर बना। कुछ ही लोग थे, चंद लोग थे, हम जो मुफ्ती साहब के साथ उस वक्त चले। लोन साहब, आपसे मैं ज़रूर इससे गुफ्तगू करूँगा इस पर कि PDP के क्योंकि फाउंडर मेंबर्स हैं तो कुछ अहम बातें आपसे ज़रूर आज जानेंगे। लेकिन किस चीज़ ने आपको कांग्रेस की ओर खींचा? आपके वालिदैन की तो एक स्ट्रगल थी, और जब उन्होंने एक फ़ैसला को लेकर, एक इशू को लेकर वो कांग्रेस के चले गए, तो लेकिन आपको किस चीज़ ने कांग्रेस की ओर खींचा और किस चीज़ ने आपको फिर कांग्रेस से बाहर किया? हाँ, मैं बताऊँगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कांग्रेस थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमने हाल देखा था, हमारी फैमिली ने हाल देखा था, लोगों ने हाल देखा था, तो हम उसके साथ जा नहीं सकते।
तो हमने उस वक्त ये फैसला किया, मैंने भी ये फैसला किया कि जब मैं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया, तो कि मेरे लिए नेशनल पार्टी ही मौजूद है। और बाद में आपका सवाल ये वजह है कि कांग्रेस क्यों छोड़ी। कांग्रेस हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि हमें लगा और हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये लगा कि जो कश्मीरियों की हम बात करते हैं, उसके लिए हमें पहले इजाजत लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल कांग्रेस से। यहाँ लोग तकलीफ में थे, यहाँ लोग मुसीबत में थे, और हम ये चाहते थे कि उनको एक अल्टरनेटिव पार्टी मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय, जो उनकी बात करे, जो लोगों की बात करे, और जिसके लिए उनको किसी से पूछना ना पड़े। यही महरकत थी उसके पीछे। मुफ्ती साहब में आपने क्या देखा कि आप नेशनल हुकअप को छोड़ के एक बड़ी पार्टी को छोड़ के मुफ्ती साहब के पीछे चले, जबकि मुफ्ती साहब के ऊपर भी बहुत से सवाल या निशान है जब वो एज ए यूनियन होम मिनिस्टर रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़े बयान आते हैं, फिर दीगर लोग भी उस पर ऐड करते चले जाते हैं। तो जहाँ आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बैकग्राउंड है, उनकी एक हिस्ट्री है, उसको लेकर मैं उनके पास तो चला नहीं, लेकिन कांग्रेस में आप थे, फिर मुफ्ती साहब के साथ चले गए, लेकिन मुफ्ती साहब का टेन्योर भी उतना साफ नहीं माना जाता है एज ए होम मिनिस्टर। मैंने एक बात उसमें देखी, एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें देखी, और ये देखा कि वो ये शख्स को दर्द दिल है, ये चाहता है कि कश्मीरियों का जो कश्मीरी जुल्म में है, जो कश्मीरी मुसीबत में है, इनको मैं इस जुल्म और इस मुसीबत से निकालूं। एज होम मिनिस्टर जो भी उनके खिलाफ कहा जा रहा है, एक ही पार्टी कह रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, वो कोई नहीं कह रहा, कोई कश्मीरी नहीं कह रहा। ये एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। एज होम मिनिस्टर भी उन्होंने कश्मीरी लोगों का भला चाहा, और आज भी वो उनका भला चाहा। क्या जगमोहन को स्टेट गवर्नर अपॉइंट करना जम्मू कश्मीर के हित में था? नहीं था, लेकिन ये भी इल्जाम है मुफ्ती साहब पे कि उसने जगमोहन को यहाँ लाया, जबकि हकीकत ये नहीं है। इट वाज द डिसीजन ऑफ दैट उस वक्त की यूनियन होम मिनिस्ट्री। नहीं, यूनियन होम मिनिस्टर थे वो, लेकिन अपॉइंट तो यूनियन होम मिनिस्टर ही नहीं करता है, अपॉइंट तो सरकार करती है, दिल्ली की सरकार करती है, सेंटर की सरकार करती है। ये भी एक इल्जाम है कि उन्होंने गवर्नर जगमोहन को यहाँ लाया। रिकमेंडेशंस की एज ए होम मिनिस्टर जो रिकमेंडेशंस गई है, एज ए होम मिनिस्टर उस वक्त तो ये पता नहीं था कि जगमोहन आके कश्मीर में क्या करेगा। तो कोई नहीं जानता है कि किसी शख्स को अगर किसी ओहदे पे अपॉइंट करे तो ये उसका गलत इस्तेमाल करे या सही इस्तेमाल करे, पहले तो कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप पीडीपी के फाउंडर मेंबर हैं और आज जम्मू कश्मीर के लोग इस प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर भी इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि मुफ्ती साहब और महबूबा जी जब मैदान में आई पीडीपी को लेकर, जब उन्हें कांग्रेस की टिकट पे सीएलपी लीडरशिप छोड़ के दोबारा एक रीजनल पार्टी बना के सामने आए, तो कहा गया कि एक फैमिली डायनास्टी रूल को तोड़ना है और पीडीपी अवामी पार्टी है, यहाँ पर कोई विरासत की चीज़ नहीं चलेगी। और उसको लेकर फिर जितने लोग बाहर थे वो भी आपके साथ आए, एक मोमेंट चला, साउथ और नॉर्थ में आपने काफ़ी काम किया और सीटें भी बाहर निकाली। लेकिन क्या आपको लगता है जिस नारे को लेकर पीडीपी पहले बनी, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर है, आज पीडीपी वहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये जो डायनास्ट की आप बात कर रहे हैं, डायनास्टी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आपको याद नहीं होगा कि एक वक्त मुफ्ती साहब के बाद हमने इस बेग साहब को प्रेसिडेंट बनाया पार्टी का। ये नहीं है कि हमने मुफ्ती साहब के बाद हमने महबूबा जी को बनाया, बेग साहब को भी बनाया। उस वक्त हमने ये नहीं देखा कि ये मुफ्ती साहब की बेटी है। हाँ, उसमें वो सलाहियतें हैं, महबूबा जी में वो सलाहियतें हैं कि वो पार्टी को आगे चला सकती है, इसलिए उसको मीर साहब आपसे रूठ के क्यों चले गए? क्योंकि उनका सबसे बड़ी बात जो उस वक्त वो यही थी कि जिस चीज़ को लेकर हम लड़ रहे थे हमारी पार्टी में भी वही हो रहा है। नहीं, वो तो उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मीर साहब की बहस में, क्योंकि मीर साहब का अपना पॉलिटिकल कैरियर है, अपना पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसकी, तो उसने क्यों किया, कैसे किया, तो वो उसमें नहीं जा सकता। आप विधानसभा जो हमारी है अपर हाउस के मेंबर रहे,
चेयरमैन काउंसिल भी रहे, एक पावरफुल पोस्ट रहती है। और अभी जो आपका बैटल फील्ड है वो बडगाम का वो डिस्ट्रिक्ट है सरार शरीफ, जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथिर साहब कंटिन्यूसली जीत के आ रहे हैं। आप भी 96 से कंटिन्यूसली इलेक्शन प्रोसेस में है, अपने पार्लियामेंट्री चुनाव भी लड़े, असेंबली चुनाव भी देखे, लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर आपके पास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, पार्टी का इतना अच्छा होल्ड है, इतनी जो आप कह रहे हैं कि दर्द दिल रखने वाली बात आपके पास है, सॉल्यूशंस आपके पास है, तो लोग ग्राउंड पे उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, मैंने जब पॉलिटिकल कैरियर अपना स्टार्ट किया 96 से इलेक्टोरल प्रोसेस में जी, तो पहले इलेक्शन में 6000 वोट मैंने दिए राथिर साहब के मुताबिक। 2002 में मैंने 16,500 वोट दिए और 2008 में मैंने 18,500 वोट दिए। ग्राफ तो बढ़ता गया, ग्राफ कभी कम नहीं हुआ। और ये बात इसी बात से आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत नहीं हो रही है, कमजोर हो रही है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सरार शरीफ में इंशाल्लाह ये देखता हूं 2014 में कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां से कामयाब हो जाएगी। अब्दुल रहीम राथिर साहब जो एक बड़े स्टालवार्ट है और पॉलिटिक्स में काफ़ी देर से हैं, लोन साहब की ज़ाती नज़र अब्दुल रहीम राथिर साहब के बारे में क्या है? देखिए, मैं किसी की मुखालफत करना नहीं चाहता हूँ और मुझे कोई जाती रंजिश नहीं है राथिर साहब के साथ, लेकिन एक बात जरूर है कि उनकी जो पॉलिसियां हैं मैं उनकी मुखालिफ हूं। सरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक तकरीबन 30-32 साल से वो नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और जब हम पावर में आ गए 2002 में, मैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब गया और अपनी जो हमारे काबीना के वज़रा उस वक्त थे उनसे मैं मिला कि मेरी ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो मुझे कहने लगे कि 30 साल आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है राथिर साहब, ये मिनिस्टर भी रहे और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो था उनके, पावरफुल मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम है। फिर जब मैं उन मिनिस्टरों को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लाता था, वो देखते थे खुद वहां की हालत, फिर वो एक्सेप्ट करते थे कि उसने कुछ नहीं किया, लोगों के हित में डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, सड़कें नहीं, पुल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। तो हमारी, हालांकि मैं एमएलए नहीं बना, मैं एमएलसी था उस टाइम, लेकिन जितने काम हमने उन 3 सालों में कॉन्स्टिट्यूंसी में किए डेवलपमेंट के लिहाज से, वो 30 साल में नहीं हुए। तो उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें लोगों ने आपको क्यों नहीं बहुमत से जिताया? फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब का टेन्योर एक गोल्डन पीरियड था और डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत आगे लिए गए, जिस पर मैं ज़रूर आपसे गुफ्तगू करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन से आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि अगर इतना बड़ा काम मुफ्ती साहब के टेन्योर में हुआ, आप कह रहे हैं कि एमएलसी होने और चेयरमैन काउंसिल होने के साथ साथ मैंने कंट्रीब्यूट किया, तो लोग क्या उस कंट्रीब्यूशन को फिर चुनाव में भूल गए? लोग नहीं भूल गए। मैं यहाँ ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा, ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप सरार शरीफ के लोगों से पूछते, क्योंकि मैं आपको बताऊँ जब रिजल्ट्स आ गए 2008 में, तो लोग मेरे पास, लोगों ने क्या कहा कि हमने आपको वोट दिया है, ये कैसे जीत गए। उसमें बहुत से महरक़ात थे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, बाकी वो मैं अब डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो पैसा भी खर्च हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ। क्या आप मानते हैं या क्या आपके पास ये फीडबैक है कि चुनाव वाकई तौर पर चुनाव होते हैं और इसके पीछे कोई रणनीति नहीं होती? मैं आपको एक बात बताऊं कि 2002 के इलेक्शन तो साफ शफाफ हो, हाँ कहीं कहीं पे, खासकर श्रीनगर सिटी में कहीं कहीं पे अगर कुछ हुआ, लेकिन ओवरऑल तो साफ शफाफ है।
उससे पहले जो इलेक्शन हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो साफ शुफाफ, इवन 2008 के इलेक्शन साफ शुफाफ नहीं, क्योंकि श्रीनगर की 8 सीटें हैं, 8 सीटों में हमने खुद देखा कि कैसे उन्होंने जीते 8 सीटें, कैसे जीती, और ये सबको पता है, मीडिया को पता है कैसे जीते। एक हो गया कि मोबाइल वोट करके, मोबाइल वोट, दूसरा हो गया कि नहीं कहीं से प्लानिंग करके ये सब कुछ चल रहा है। प्लानिंग भी थी, प्लानिंग भी थी और मोबाइल वोट भी था, दोनों उसमें थे। और कहीं पे ऐलान भी ऐसे किया गया। सोनवार की सीट ले, सोनवार की सीट में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जीता, 50 या 60 वोटों से जीता, तो क्या हुआ। यहाँ कुलगाम की सीट में देखो, हमारा कैंडिडेट जीत रहा था, तो उस वक्त ऐलान किया कि कोई माइग्रेंट वोट आ गई वहां से, उसको जिताया, उसके मुखालिफ। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे लोग या एजेंसीज में बैठे लोग वो इस प्रोसेस को चलाते हैं। बिल्कुल इंटरफेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो कैसे आप एज ए मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन अवामी एतमाद को बहाल करेंगे कि भाई आपके वोट से सब कुछ चल रहा है, जबकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है ये तो सिलेक्शन प्रोसेस से हो रहा है। नहीं, मैं ओवरऑल बात नहीं करता हूँ सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस से हो रहा है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे इंटरेस्ट हो एजेंसीज को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल लीडरशिप को, वहाँ मैनेज कर सकते। एक बहुत बड़ा विवाद, क्योंकि आप बेसिक फाउंडर्स में से हैं पीडीपी के, तो आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं और जो आपकी डिस्कशंस हुई है मुफ्ती साहब और ग्रुप के साथ, वो काफ़ी अहम है। और आज जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहेंगे कि जब अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन हुआ, एक प्रोसेस चला, पीडीपी ने भी एक प्रोटेस्ट प्रोसेस में हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद जो कहा गया कि कुछ लोग पीडीपी में महबूबा मुफ्ती के फैसले के ख़िलाफ़ थे, वो मुफ्ती साहब के साथ जाना चाहते थे कि आज़ाद साहब के टेन्योर को पूरा किया जाए, लेकिन जो फैसला लिया गया वो जल्दबाजी में था। क्या वाकई तौर पर वो फैसला जल्दबाजी में लिया गया और आज़ाद साहब के टेन्योर को पूरा होने नहीं दिया? कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं, जो भी फैसला हुआ सोच समझ के हुआ, क्योंकि जो लैंड रो हुआ उसके बाद जो हालात यहाँ हुए, तो लोग मरने शुरू हो गए, लोग मर रहे थे, तो पीडीपी ने उस वक्त कहा कि हम इक़्तिदार में हैं, हम इक़्तिदार को छोड़ देंगे लेकिन लोगों को बचाएंगे। आज़ाद साहब के साथ जो कोalition कांग्रेस की रही, उसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप उसी टेन्योर में चेयरमैन काउंसिल भी बने? नहीं, बहुत अच्छा, रिलेशंस बहुत अच्छी थी। वो बदकिस्मती हो गई कि लैंड रो का मसला हो गया, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज़ाद साहब की टेन्योर में। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के 5 साल हालिया पूरे हुए हैं और 2014 में अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हैं, फिर असेंबली इलेक्शंस भी हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो 2014 काफ़ी माना जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि नई गवर्नमेंट्स बननी है, नए चेहरे आने हैं। लेकिन किस नज़र से गुलाम नबी लोन साहब इस कोalition को देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ आप लोगों ने भी काम किया है, क्लोजली काम किया है, और अभी भी कांग्रेस एक साझेदार है हुकूमत की, तो 5 साल इनके पूरे हुए हैं, फिगर्स आपके सामने हैं, अचीवमेंट्स की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कहाँ पे आप इस कोalition गवर्नमेंट को रखेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 5 साल का जिन्होंने दिखाया है, प्रिंट मीडिया में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया कि हमने अचीवमेंट्स क्या किए, वो सब कागजी है। उसमें ग्राउंड पे अगर आप जाएं और देखें, कुछ नहीं हुआ है 5 सालों में। हाँ, अगर हुआ है, देखिए, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा 2008 का, तो लोगों से बड़े वादे किए, लोगों को कहा कि रोजगार देंगे नौजवानों को खासकर, उस मसले में नाकाम हो गए। शेरी कश्मीर एम्प्लॉयमेंट को गारंटी स्कीम उन्होंने बनाई। आज मुझे आप दिखाइए कि 1 भी % ऐसा कोई नौजवान आपको बताएगा कि मुझे इससे फायदा हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि एजुकेटेड यूथ को हम वो बता देंगे, महंगाई बता, क्या वो मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड देंगे, तो मुझे एक नौजवान को दिखाए कि जिसको जो ये कहे कि मुझे मिला है, किसी को नहीं मिला है। एक तो कागज पे दिखाते हैं ये हमने ये अचीव किया, लेकिन रोजगार के मामले में आप देखिए, हमने
हमारी सरकार ने 3 साल में 80,000 मुलाजिम लगाए, चाहे वो आरटी लग गए, चाहे वो हेल्थ में लग गए, चाहे किसी डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरिट पर लग गए। इस सरकार की मुझे दिखाओ कि ये दिखाएं कि कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। ये तामीर तरक्की की बात कर रहे हैं, मुझे दिखाए यहाँ सड़कों की हालत देखिए, यहाँ अस्पतालों की हालत देखिए, यहाँ स्कूलों की हालत देखिए। जहां पे हमने छोड़ा था वहीं पे है। नए जो डिस्ट्रिक्ट आज ये वो कर रहे हैं, कमेटी बनाई है, सब कमेटी, कैबिनेट, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। पहले इनको बताया कि जो पुराने थे, तहसील बनाए गए, पुराने डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, वो फंक्शन कर रहे हैं, वहां पे ऑफिसर्स हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। आप देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो आपकी सरकार पे भी उंगली उठती है ना, कि आप लोगों ने जिस तरीके से क्रिएशन किए यूनिट्स का, सब यूनिट्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स को वहाँ पर भी देखा गया, और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो बहुत कुछ देखने को मिला। वहाँ पर भी टीचर्स नहीं है और आज भी वही हाल है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमने किया तो हम उस वक्त इलेक्शन नजदीक नहीं। आज ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, ये जो आज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं। जब हमने बनाया उसमें टाइम तो लगता है। जब हमने बनाया तो इनको वो स्ट्रेंथ करने थे, उनके स्ट्रेंथन करने के बजाय ये कहते हैं कि नए खोलेंगे। हमें एतराज नहीं है उसमें, लेकिन पहले तो उनको भी स्ट्रेंथन करो जो पहले बने। यहाँ आजाद साहब चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने भी कई इकदाम किए अपनी सरकार में एज चीफ मिनिस्टर। और आज आजाद साहब भी कह रहे हैं, जब भी वो श्रीनगर आ रहे हैं, जब भी वो डोडा का दौरा कर रहे हैं, कश्तवाड़ का दौरा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए थे वो वहीं के वहीं, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि वो भी कोalition में। हम अगर आप कहेंगे कि आप अपोजिशन में हो इसलिए कह रहे हो, आजाद साहब खुद कह रहे हैं कि जो एज चीफ मिनिस्टर मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनको इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं एक दो इश्यूज़ पे ज़रूर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। वो ये है कि कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब जो पिछले कई दिनों से स्टेटमेंट्स आए और उसके बाद काउंटर स्टेटमेंट्स भी उसके आए कि कश्मीर इशू को अगर एड्रेस करना है तो पीडीपी को फुल मेजॉरिटी चाहिए। कौन सी जादू की छड़ी पीडीपी के पास है जो इस 60 साला मसले को हल करेगी? कोई जादू की छड़ी नहीं। अगर आप याद करें, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बने इस रियासत की, मसला कश्मीर जो है, ये मसला कश्मीर तो मुफ्ती साहब हल नहीं कर सकते हैं ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हल कर सकते हैं। ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करके मसला हल करना है। लेकिन एक बात जरूर है कि मुफ्ती साहब ने एक कोशिश की 3 साल के अपने दौरे हुकूमत में, उसने कोशिश की है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोस्ताना माहौल को एक कायम किया जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में एक साथ आ जाए। उन्होंने फैसिलिटेट किया। उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ लाया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यहाँ लाया, और यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फैसिलिटेट उसने किया। उसके रिजल्ट्स आ गए। उसके रिजल्ट्स ये आ गए कि आपका रोड खुला, जो मुजफ्फराबाद का रोड, नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 60 साल से कह रही थी कि ये खुलना चाहिए, लेकिन मुफ्ती साहब ने खोला। जादू की कोई छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक माहौल पैदा करना है, एक माहौल बनाना है, जो माहौल बना के हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करीब ला के मसला कश्मीर का हल ढूंढा जाए। क्या वाकई तौर पर जो सेल्फ रूल है, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को एक माहौल बनाना है यहाँ पर, तभी जाके हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में एक होंगे, क्या वाकई तौर पर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का कहीं रोल बनता है इस सब में, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की मामलात हो, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वेशंस का मामला हो? क्यों नहीं बनता है? बनता तो जरूर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कश्मीर जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले 60 साल से, 47 से एक मसला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। कम से कम यहाँ के लोग, यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जिसका होगा, वो कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये बात समझाएगा कि ये मसला जो है, इससे कश्मीरी लोगों को परेशानी है, इससे कश्मीरी लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। कम से कम ये मसला तो हल कर लीजिए, ताकि यहाँ के लोग
अमन का सांस ले, इत्मीनान का सांस ले, तो ये तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उनका रोल बनता है, जरूर बनता है। 2014 में क्या लोन साहब कैंडिडेट होंगे पीडीपी की तरफ से? क्योंकि बड़ी खबरें बाहर है कि पीडीपी के अंदर बहुत से ग्रुप्स काम कर रहे हैं। फिर बीच में और भी कुछ बातें सामने आई कि पीडीपी कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन करके और किसी को सामने ला रही है। तो क्या ये ग्रुपिज्म बढ़ रहा है या कहीं ना कहीं घट चुका है? और क्या लोन साहब 2014 के चुनाव में सामने होंगे? कोई ग्रुपिज्म नहीं है हमारी पार्टी में, ऐसी कोई बात नहीं है। और न ये बात, इसमें कोई हकीकत है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कहीं पे हमारी लीडरशिप को ये लगे कि नहीं, गुलाम नबी लोन को साइड में करना है और किसी और को इलेक्शन लड़ाना है, तो मैं सिपाही हूँ पार्टी का, तो जो लीडरशिप का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। यानी 2014 के जो चुनाव सामने हैं, अभी पार्टी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है कि कौन कहां से लड़ेगा? अभी तो कोई फैसला नहीं। नई दिल्ली की बात करूं, क्योंकि आप कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली में दो ऑप्शन बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं, राहुल और मोदी। अगर भाजपा की हुकूमत नई दिल्ली में बनती है, उसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ना है, तो क्या पीडीपी बीजेपी के साथ चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। बीजेपी के साथ तो चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पीडीपी, इसमें तो बहुत सा डिफरेंस है पीडीपी और बीजेपी में, ऐसी कोई बात। यानी ऑप्शन एक ही है, फिर कांग्रेस के साथ कोलिशन करके चलना है? हो सकता है। पहले तो हमारी कोशिश ये है कि पीडीपी की अपनी सरकार आए, अपने मेंबर आए, तो अगर नहीं आते हैं तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल। बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है आपके पास? बीजेपी और कांग्रेस में आपके पास सब ऑप्शन मैंने खोल के रख दिए। मैंने कहा कि अगर स्टेट में ऐसी सिचुएशन सामने आए कि पीडीपी न तो कांग्रेस और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बना पाए अकेले, और पीडीपी के पास दो ऑप्शन होंगे, कांग्रेस या एनसी, तो कहां की ओर चलेंगे? कांग्रेस। क्या दो रीजनल पार्टियां इकट्ठे नहीं हो सकती? कहां हो सकती? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में तो बहुत अंतर है। इसमें तो इकट्ठा होने का कांग्रेस सवाल। और पीटीपी में भी बड़ा अंतर है। पीडीपी एक जाविये से जम्मू कश्मीर को देख रही है और कांग्रेस नेशनल हुकूमत पे और किसी जाविये से एक बात है ना, जब हमने कोalition की 2002 में, हमारी कोalition हो गई कांग्रेस, अगर आपको याद हो तो 1 महीने तक सरकार नहीं बन सकी। उसमें एक वजह ये थी कि पीडीपी ने उस वक्त कांग्रेस को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर मजबूर किया, और ऐसे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया कि जो पीडीपी को काबिल कबूल था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन गई, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ही नहीं उनके पास। फर्क यही है। हमने उस वक्त कांग्रेस को कहा कि ये चीजें अगर आप करोगे तो हम आपके साथ सरकार बनाएंगे, अगर ये नहीं होंगी तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम अब उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कोई बात नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटीज क्या रहेंगी अगर कांग्रेस के साथ इस बार जाना पड़ा? और फिर मुफ्ती साहब के जो पिछले दिनों के स्टेटमेंट्स है कि कश्मीर इशू को ऑन कोर रखा जाएगा, तो कौन सी प्रायोरिटीज रहेंगी इस बार पीडीपी की अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़ा? पॉलिटिकली तो एक ही है, वो है मसला कश्मीर का हल। मसला कश्मीर का हल हमें इकट्ठे होगी, उसका हल ढूंढना है। उसके लिए हम कांग्रेस को मजबूर करेंगे। उसकी दूसरी जो प्रेफरेंस फिर होगी वो होगी डेवलपमेंट, होगी कश्मीर की, इस रियासत की तरक्की। यानी इस बार जो चुनाव होंगे वो जम्मू कश्मीर इशू को लेकर होंगे? जम्मू कश्मीर इशू। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की है, पीडीपी के मुख्तलिफ मामलात पर आपने बात की। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे मेहमान आज के, जिनका ताल्लुक सरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, वहाँ से, और उम्मीद करेंगे 2014 के चुनाव में ये भी फ्रेम में हो और फिर इनसे बात करने का मौका मिले। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।